देश के लिए कुछ काम करने का मौका मिला, अपराध के विरुद्ध संघर्ष करने का मौका मिला। पहले से ही पुलिस ही बनना चाह रहा था या ऐसा कुछ नहीं था। ये जो जर्नी रहा, आपको थोड़ी सी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए। नेशनल पुलिस एकेडमी में आपकी एंट्री होती है और दौर मुझे लगता है कि आज के दौर से ज़्यादा कठिन समय था। आप बतौर एएसपी अयोध्या पहुंचते हैं और तमाम मिर्ज़ापुर से लेकर के तमाम अन्य जिलों में आपने कप्तानी करी। तो कम से कम 6-7 साल से अधिक समय उत्तर प्रदेश में नक्सलिज्म के क्षेत्र में, उनके उग्रवाद के विरुद्ध में, वाम उग्रवाद के विरुद्ध में हम लोगों ने कार्य किया। ह्यूमन राइट्स पर आपका लेख, आपका शोध अद्वितीय रहा है। गोविंद बल्लभ पंत अवार्ड से नवाजा भी गया है सर। कोई आदमी अगर मिस हो जाता है तो 5 साल तक अगर भी नहीं मिला है, तब भी उसका इमेज को एक्सट्रापोलेट करते हैं कि 5 साल बाद वो कैसे दिख सकता है। कुंभ 2019 में आपने नेतृत्व प्रदान किया, वहां की सारी व्यवस्थाएं देखी। अगर श्री एसएन साबत पुलिस अधिकारी ना होते तो वो क्या होते? नमस्कार, जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस की पॉडकास्ट सीरीज बियॉन्ड द बैच में आपका स्वागत है। ये एक अनूठी पहल है उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसका आज प्रथम एपिसोड है। यह पॉडकास्ट पुलिस अधिकारियों के असाधारण जीवन, चुनौतियों, उपलब्धियों की आपको एक झलक देगा। ये न केवल पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए है, बल्कि हर उस नागरिक के लिए है जो कि सुरक्षा, सेवा और नेतृत्व के सूक्ष्म आयामों को जानना चाहता है। आज के हमारे मेहमान हैं 1990 बैच के एक प्रतिष्ठित आईपीएस अधिकारी डॉक्टर एसएन साबत। सर का लगभग 4 दशकों का कार्यकाल अब अंतिम चरण पर है। इनका प्रतिष्ठित कार्यकाल बहुत सारी उपलब्धियों के साथ भरा हुआ है। इन बहुआयामी उपलब्धियों में शामिल है उग्रवाद विरोधी अभियान, कौशल विकास की इनकी तमाम परियोजनाएं, मेगा इवेंट मैनेजमेंट और साथ ही साथ साहित्यिक उपलब्धियां। इन सभी के लिए इनको तमाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। ज्यादा समय ना लेते हुए आइए आज हम डुबकी लगाएं इस ज्ञानवर्धक संवाद में और जानें कि बैच से परे क्या है। आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट सीरीज में। धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए सर आपका धन्यवाद। आपको भी और पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस को, जिसने ये पॉडकास्ट पे मुझे मौका दिया है। धन्यवाद सर। सर, आपका एक प्रेरणादायी करियर रहा है, 4 दशकों का लगभग। आपके आज सर क्या रिफ्लेक्शंस हैं, आपकी क्या भावनाएं हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के आज? देखिए रवीना, मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं। मैं 1990 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूं, तो आप लगभग 3.5 दशक आप कह सकते हैं। तो इस 3.5 दशक में मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न स्थान पर कार्य करने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश पुलिस के बाहर भी कुछ मौका मिला। एक अखिल भारतीय सेवा के होने के नाते अन्य स्टेट में भी काम करने के लिए, और एक स्टिंट यूनाइटेड नेशंस में भी काम करने का मौका मिला है। मैं सभी को पहले बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इन्होंने मौका दिया, और ये परमात्मा का आशीर्वाद है कि जिसके चलते हम ये कर पाए। रही बात, आप पूछ रहे हैं कि किस प्रकार मैं इसको देखूं, मेरे नज़रिया क्या है, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सेटिस्फाइंग मेरे लिए रहा पर्सनली कि ये जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान तो लगभग 24 करोड़ से अधिक जनता है, और उस समय थोड़ा कम रहे होंगे निश्चित रूप से, तो उन सबसे जुड़ने का मौका मिला और देश के लिए कुछ काम करने का मौका मिला, अपराध के विरुद्ध संघर्ष करने का मौका मिला, जनता के साथ जुड़कर बहुत सारे काम करने का मौका मिला, कुंभ मेला जैसे, अयोध्या जैसे बड़े बड़े इवेंट में सहभागिता करने का मौका मिला, और विश्व शांति के लिए कुछ प्रयास करने का मौका मिला। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा था। ये मैं नहीं कहता हूँ, एक मेरा कैंडिड स्वीकारोक्ति है कि मैं पहले से ही पुलिस ही बनना चाह रहा था या ऐसा कुछ नहीं था। ये स्टूडेंट करियर के बाद हमने, जैसे सबने सोचा है कि हाँ सिविल सर्विस अपियर करना चाहिए, और हम लोगों के समय तो कम से कम इतने अन्य एवेन्यू के बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते थे। हाँ, उसकी तैयारी तो बचपन से ही हमारी रही कि सिविल सर्विस आना है, प्रयास करना है और अच्छा करना है, तो उसके लिए हमने प्रयास किया। और उसमें जो है, जब सिविल सर्विस के बाद निश्चित रूप से हमने चाहा कि हाँ मैं स्वयं इस पे आना चाहता हूँ, भारतीय पुलिस सेवा में आना चाहता हूँ, तब मैं भारतीय पुलिस सेवा में आया। तो निश्चित रूप से ये चुना हुआ करियर है, ये भी कोई बाय डिफॉल्ट तो नहीं है।
लेकिन ये नहीं है कि बचपन से मैं चाहता था ही कोई पुलिस अफसर, ऐसा नहीं था। सर। लेकिन कार्य करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि कोई जीवन का बड़ा पार्ट अभी बिताया जितना इससे पहले बिताया था। पहला 25 साल जो था, उसके बाद 35 साल ये बिताया है, तो ये बड़ा पार्ट रहा पूरा अपना कार्य क्षेत्र, कार्य जीवन का। तो इसमें निश्चित रूप से मुझे काफी संतुष्टि हुई। सर, बचपन की आपने बात करी सर, आपका बचपन जो है उड़ीसा में बीता है सर, कोरापुट जैसे जिले में से आप आते हैं जी। ये सर एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधताओं का क्षेत्र है, बड़ी सारी कठिनाइयों से लोग गुजरते हैं वहाँ रहने वाले। आपके पिता भी सर प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, ऐसे बचपन से आप आते हैं सर और फिर पुलिस सेवा में पहुंचते हैं, कैसा अनुभव रहा सर? किन चीजों ने आपको प्रेरित किया? आप सही कह रहे हैं कि मैं मुख्यतः उड़ीसा का जिस क्षेत्र से आता हूँ, एक तरफ छत्तीसगढ़ और एक तरफ आंध्र प्रदेश, और पहाड़ी क्षेत्र है और काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, अभी भी है, और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहुत लोग रहते हैं वहाँ पे, वहाँ के जो स्थानीय लोग। और उस स्थिति से आके अब वैसे आपने जैसे बताया, मुझे उड़ीसा में विभिन्न स्थान में रहने का मौका मिला। मेरे स्टूडेंट करियर में विभिन्न जगह पे मैं रहा हूँ, पढ़ा हूँ। तो ये जो जर्नी रहा, ये निश्चित रूप से आपको थोड़ी सी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए। अगर आप में एम्बिशन ना हो कि मैं कुछ करूँगा या मैं कोशिश करूँगा या मेरे से कैसे हो पाएगा, अगर इस प्रकार अगर आप किसी का भी हो जाए, तो कोई भी स्टूडेंट हो या हमारा कोई भी, आप आज भी देख रहे हैं कि हमारे सिविल सर्विस में कहे या अन्य विभिन्न क्षेत्र में कहे, चाहे IIT में कहे, मैनेजमेंट में कहे, बहुत ही रिमोट एरिया से बहुत लोग आते हैं और बहुत अच्छा करते हैं जीवन में। तो ऐसा कुछ नहीं। और अभी तो ये दौर है जिसमें कम्युनिकेशन और नॉलेज का तो असीमित भंडार है, और आपके बटन प्रेस करने पर आपके पास नॉलेज है। शायद उस प्रकार की स्थिति उस समय नहीं रहा, लेकिन तब भी जब तक अपने मन में एक ये नहीं होगा कि ज्ञान पिपासा नहीं होगा कि या ललक नहीं होगा कि मुझे कुछ करना है, तब आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे जितने युवा साथी हैं, वो जो चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे ये करना है, डिटरमिन्ड हो जाए और उसके लिए डेडिकेटेड हो जाए, तो निश्चित रूप से वो सक्सेस पाएंगे। सर, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। सर, आपका कोरापुट से जीवन शुरू होता है, फिर सर तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आप पहुंचते हैं हैदराबाद, वहाँ पे नेशनल पुलिस एकेडमी में आपकी एंट्री होती है। सर, वहाँ के कुछ अनुभव आपसे जानना चाहेंगे। आप स्वयं भी IPS ट्रेनिंग मेरे बहुत बाद रहे हैं, तो आपको भी नॉलेज है। और NPA का जो समय होता है, ये हमको एक स्टूडेंट कैरियर से लेकर एक सर्विस ऑफिसर के रूप में ट्रांसफॉर्म करता है। हमको कुछ नहीं पता होता है किसी चीज़ के बारे में, विशेष करके जो पुलिसिंग के बारे में, व्हेन वी जॉइन NPA। लेकिन वहाँ पे रहने के बाद इतना सिस्टमैटिकली हम लोगों को सिखाया जाता है, इतने सारे एक्सपोजर दिया जाता है। जैसे कि हम लोगों के समय जो ट्रेनिंग होती थी, फिजिकल और इंडोर ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद भी हम लोगों को तत्कालीन समय में पंजाब उग्रवाद से ग्रसित था, तो हमारा ट्रेनिंग वहाँ पंजाब में भेजा जाता था। हम लोग पंजाब में 15 दिन रहते थे। कहीं हम लोग NSG में जाके NSG में विभिन्न चीज़ों के बारे में शिक्षा ग्रहण करते थे, BSF के साथ शिक्षा ग्रहण करते थे, CRPF के साथ करते थे। तो और उसके बाद अपने अपने कैडर में जाके वहाँ पर हम लोग व्यवहारिक प्रशिक्षण करते थे। तो मोटा मोटी जिस समय जो चैलेंजेस है, उसी के हिसाब से NPA ने अपने आप को गियर अप करता है और उसी प्रकार ट्रेनिंग देता है। तो निश्चित रूप से वो ट्रेनिंग तो इतना ही महत्वपूर्ण था कि हमको एक सर्विस के ऑफिसर के रूप में उसने रूपांतरित किया, क्योंकि पहले तो हम लोगों को कोई प्रोफेशनलिज्म पता नहीं था, और मैं निश्चित रूप से वो दिन नहीं भूल पाऊंगा। और उसके बाद भी जब जब मौका मिला, NPA में मैं गया और विभिन्न रिफ्रेशर कोर्स में गया, NPA में लेक्चर देने के लिए गया, या और इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टू बी इन NPA, और जाके वहाँ पे अपना कुछ मोमेंट शेयर करने का। सर, हैदराबाद के बाद सर आप आते हैं उत्तर प्रदेश में, आपकी एंट्री होती है, आप बतौर ASP अयोध्या पहुंचते हैं और तमाम मिर्ज़ापुर से लेकर के तमाम अन्य जिलों में आपने कप्तानी करी, विभिन्न पदों को संभाला, नेतृत्व प्रदान किया। उसके क्या अनुभव रहे सर? उत्तर प्रदेश हमेशा पुलिसिंग के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। जब हम कैडर में आए, तभी सब लोगों ने बताया रहा था कि भारत में जितने प्रकार समस्या है, सभी का कुछ ना कुछ झलक तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से है। सर, उत्तर प्रदेश में उस समय जब हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए थे, बहुत फेमस ऑफिसर्स यहाँ पे
डीजीपी रहे हैं, श्री प्रकाश सिंह सर रहे हैं, श्री एसबीएम त्रिपाठी सर रहे हैं, और सभी टॉप ऑफिसर्स यहाँ पे थे जिन्होंने अपने आप का छाप छोड़ रखा था, और हम लोग उनको एक मॉडल के रूप में मान रहे थे, एक मेंटर के रूप में हम लोग उनसे उनके प्रोफेशनलिज्म को देखते थे। मैं शुरू तो किया था, रेगुलर एएसपी मेरी वाराणसी में रही, और फिर मैं अयोध्या में भी रहा एएसपी के रूप में। निश्चित रूप से वो समय और दौर मुझे लगता है कि आज के दौर से ज़्यादा कठिन समय था, और अभी तो पुलिस का काफ़ी अपर हैंड है, और उन दिनों में मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी प्रत्येक दिन हम लोगों को समस्या जूझना पड़ता था, और हम लोग काफ़ी प्रयास करके उसमें सफलता पाते थे। सर, जिन क्षेत्रों में आपने शुरुआती दौर में काम किया, वहाँ पर नक्सलवाद की भी शुरुआत उत्तर प्रदेश में आपने देखी। सर, आपने चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे सीआरपीएफ के रूप में बाद में नक्सलवाद से निपटने की आपकी रणनीतियाँ हों, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? और कम्युनिटी पुलिसिंग पे आपका जो विशेष बल हमेशा से रहा है, और नक्सलवाद की दृष्टि से आप किस तरीके से इसको देखते हैं सर? उत्तर प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र कभी ना कभी वो मेरे जुरिस्डिक्शन में रहा। एसपी मिर्जापुर के तौर पे रहा, और बनारस के साथ क्योंकि चंदौली जुड़ा था, तो चंदौली का जो नक्सलिज्म भी देखा मैंने, डीआईजी मिर्जापुर के रूप में देखा मैंने, डीआईजी बनारस के रूप में भी देखा। तो कम से कम 6-7 साल से अधिक समय उत्तर प्रदेश में नक्सलिज्म के क्षेत्र में, उनके उग्रवाद के विरुद्ध में, वाम उग्रवाद के विरुद्ध में हम लोगों ने कार्य किया, और उस एक्सपीरियंस को लेकर मैं भारत सरकार में भी कार्य किया। मैंने डीआईजी और आईजी के रूप में भी भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश में भी, और उत्तर प्रदेश के बाहर उड़ीसा प्रांत में और छत्तीसगढ़ में भी कुछ समय के लिए मैंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में प्रभारी रहा ऑपरेशंस की। तो ये शुरुआत में निश्चित रूप से वहाँ पे फोर्स की कमी के कारण और टेरेन की जानकारी ना होने के कारण, भौगोलिक परिस्थिति का पता नहीं था, वहाँ का सोशल डायनामिक्स के बारे में जानकारी नहीं थी, और वो स्थिति अपर हैंड पुलिस की नहीं रही या सीपीओस की नहीं रही। लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति आई कि हमारा अपर हैंड उसमें रहा, और साथ साथ जो स्थानीय लोगों का विश्वास अर्जन करने के लिए समय समय पर सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई, जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स कराया गया, उसको हम लोग बड़े पैमाने में कराया, उसमें सहभागिता कराया सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का, स्टेट पुलिस फोर्सेस का, जिसके वजह से वहाँ पे कम्युनिटी में अच्छा मैसेज गया, और वो धीरे धीरे हम लोगों के फेवर में होने लगे। और स्थानीय विश्वास जब हम लोग जीत गए तो निश्चित रूप से, और उसके साथ साथ बेटर ट्रेनिंग, बेटर गैजेट्स, बेटर वेपनरी और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, उसके साथ साथ ये उग्रवाद, वाम उग्रवाद पर काफ़ी कंट्रोल आ गया है, और पूरे भारत में आज डिस्ट्रिक्ट्स डी नोटिफाई हो गए हैं काफ़ी संख्या में। इन दिनों में अगर देखा जाए, इसमें काफ़ी संख्या में डिस्ट्रिक्ट्स को नक्सल प्रभावित से डी नोटिफाई कर दिया गया, जिसमें एसआर स्कीम तक हटा दिया गया। इसका अर्थ ये है कि इसके विरुद्ध काफ़ी हद तक सक्सेस मिल चुका है, और ये शीघ्र जो है बाकी क्षेत्र में भी मिल जाना चाहिए। सर, आपका जो कार्यकाल रहा उसमें कौशल विकास पर आपने बहुत फोकस किया। कम्युनिटी पुलिसिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के रूप में इसे देखा जा सकता है। इसके बारे में सर अगर आप कुछ हमसे साझा करना चाहें। जब हम रिमोट एरियाज में और ऐसे क्षेत्र में, आदिवासी बहुल क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिला, जहाँ पे एक्सेस टू एजुकेशन लोगों के लिए बहुत कम था, और जो जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन सोसाइटी में काफ़ी कम रही, उस समय हमने देखा कि ये जो स्थानीय यूथ है, जो युवा है, वो शीघ्र प्रभावित हो रहे हैं ये नक्सलवाद द्वारा, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो नक्सलवाद की जो थ्योरी है उसके बल पर उनको जो है जीवन में सफलता मिलेगी, और वो बेसिकली मिसगाइडेड थे। तो उनको हम लोगों ने सोचा कि उनको कोई एक रास्ता दिखाया जाए, अपना जीवन यापन कैसे कर सकते हैं, अच्छा जीविकार्जन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए उनको रास्ता दिखाना आवश्यक था। तो जिस क्षेत्र में मैं बात कर रहा हूँ, उस क्षेत्र में जो चाहे विशेष करके रिमोट एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ या उड़ीसा, उसमें अन्य किसी प्रकार विशेष सुविधाएं नहीं थी ट्रेनिंग वगैरह के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ पे प्रशिक्षण शुरू कराया, प्रशिक्षण स्थानीय युवाओं को लेकर विभिन्न ट्रेड्स पे कराया।
एक तो कुछ लोगों को प्रॉपरली ट्रेनिंग कराया जिससे वो सुरक्षा गार्ड की कार्य कर सकते, और उसमें लड़के भी रहे, और अलग अलग बैचेस में हम लोगों ने महिलाओं का भी ट्रेनिंग कराया। उसके साथ साथ विभिन्न अन्य स्किल डेवलपमेंट, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन बनने का कार्य, प्लम्बिंग का कार्य कराना, कंप्यूटर जो थोड़ा अधिक पढ़े लिखे थे उनके लिए कुछ कंप्यूटर के कोर्सेज करके उनको टाइपिंग वगैरह सिखाना, कुछ लोगों को ड्राइवरी कोर्सेज कराना, और कुछ लोगों को मैशनरी ट्रेनिंग कराया किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से मदद लेकर। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक साल में, मुझे याद है कि उसमें हमने लगभग 1800 लोगों को 1800 यूथ को ट्रेनिंग कराया, जिसमें से लगभग 90% लोग अपना या तो वो कहीं ना कहीं अच्छे जॉब भी पा गए। उसके साथ साथ हमने उनको सॉफ्ट स्किल भी ट्रेनिंग कराया, किस प्रकार अच्छे ढंग से वो हिंदी भी बोल सकते हैं ताकि भारत के किसी स्थान पर जाकर कार्य कर सकते हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी समझ सकते हैं, ये भी सब ट्रेनिंग कराया। ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था, और उन क्षेत्र में उन एरियाज पे हम लोगों को काफ़ी सराहना की गई जो एक्शन हम लोगों ने कराया था। सर, जो आपने ये साझा किया कि 1800 व्यक्तियों को, बच्चों को, युवाओं को कौशल विकास की दिशा में लगाया गया, उनको फिर जॉब्स में मिली अंततः जाकर के, ये समाज के उत्थान के लिए तो सर आपका एक अद्वितीय योगदान है। साथ ही साथ सर ह्यूमन इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव से भी अगर देखें तो वही लोग जब इतना भरोसा करेंगे पुलिस के ऊपर तो वो जुड़ना चाहेंगे। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता है उसमें। एक चीज और, इट इज नॉट ओनली नक्सलिज्म, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है, विशेष करके जो गर्ल्स का किसी रिमोट क्षेत्र में होता था, उसमें भी काफी कमी आई। ये सब जब हम लोगों ने एक्शंस लिया उसके बाद। सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जैसा आपका अनुभव रहा, वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जो तमाम आपके द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए, इसके साथ ही अगर हम देखें तो सर एक इंटरनेशनल लेवल पर भी शांति का संदेश लेकर के आप यूएन पीस कीपिंग मिशन का भी हिस्सा बने। वहाँ पर आपके कैसे अनुभव रहे सर? और उत्तर प्रदेश में जितनी आपने पुलिसिंग करी, वहाँ के जो स्किल सेट थे किस तरीके से आपने उपयोगी पाया विदेश में, और वहाँ से ऐसे कौन से स्किल सेट थे सर जो आप लेकर के आ पाए, यहाँ पर आपने लागू किया और उसका परिणाम देखा? उस समय यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन इन कोसोवो में 51 देशों की प्रतिनिधित्व पुलिस अफसर उसकी रही है, और वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था। और आपको पता ही है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी हमारे कई सारे ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, पीपीएस ऑफिसर्स एवं इवन इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स भी हमारे वहाँ पे समय समय पर सहभागिता किए हैं, प्रतिनिधित्व किए हैं। और ये एक्सपीरियंस एकदम अलग था, क्योंकि वो जो पैटर्न ऑफ पुलिसिंग वहाँ पे अपनाई गई थी, और उसमें स्पेशलाइजेशन के ऊपर पुलिस के साथ चीज विश्वास किया जाता था। इन्वेस्टिगेशन जो करता था, इन्वेस्टिगेशन पर स्पेशलाइजेशन, विभिन्न प्रकार इन्वेस्टिगेशन पर अलग अलग स्पेशलाइजेशन, लॉ एंड ऑर्डर में इक्विपमेंट का किस प्रकार यूज होता है, ये सब जब हम लोग यहाँ पे आए, हम लोगों को उससे इंसाइट मिला कि हम लोग अपनी पुलिसिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं। एथनिक कन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज, सर्बियंस एंड अल्बानियंस होता था, और उसका बहुत ही इंटरनेशनल रेमिफिकेशन होता था, जिसके लिए हम लोग वहाँ पे मिशन में भेजा गया था। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ का पुलिसिंग का जो तत्व लेके वहाँ पे गए, वो वहाँ के लिए बहुत ही इफेक्टिव था, और लोग हम लोगों को काफ़ी सराहना भी करते थे। सर, आपके यूएन मिशन के दौरान आपने तमाम देशों की यात्रा करी, इसके अतिरिक्त सर व्यक्तिगत रूप से भी आप व्यापक रूप से घूमे हुए हैं, तमाम देशों का आपने दौरा किया है। वहाँ की सोसाइटी के साथ आपका इंटरेक्शन, आपने अलग अलग अनुभव आपके रहे हैं, उसका आपकी पुलिसिंग पर क्या प्रभाव पड़ा, आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, पुलिसिंग पर अगर कहे तो हमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको हमें लगातार अडॉप्ट करना चाहिए। ये सिर्फ नहीं कि वहाँ पे ही यूज होता है, वहाँ निश्चित रूप से कई सारे देशों में बहुत ही डेवलप्ड है। हम MCTP प्रोग्राम में USA में भी गए थे, वहाँ पे जैसे मिसिंग पर्सन्स स्क्वाड है अमेरिका में, वो एक्सट्रापोलेशन करता है कि कोई आदमी अगर मिस हो जाता है तो 5 साल तक अगर भी नहीं मिला है, तब भी वो उसका इमेज को एक्सट्रापोलेट करते हैं कि 5 साल बाद वो कैसे दिख सकता है, और उसी को वो ढूंढते हैं, ना कि 5 साल पहले का पिक्चर के साथ उसको ढूंढते हैं। तो ये
एक अनोखा चीज हम लोगों के लिए था। और उसको करने के लिए वो कंप्यूटराइज्ड मॉडल्स को लेते हैं कि उसका फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर सबका फोटोग्राफ लेकर उसी से क्या क्या पॉसिबल चेंजेस ऑफ ए पर्सन वो करते हैं। तो इस प्रकार अगर छोटी छोटी बहुत सारी चीज में डेवलप किया जा सकता है। हमारे यहाँ भी इस समय आप जानते हैं हम लोगों ने भी काफी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी अडॉप्ट किया है। और इस समय महाकुंभ की तैयारी में काफी टेक्नोलॉजी यूज होता है। 2019 के प्रयागराज कुंभ मेला में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को काफी बड़े स्केल में अडॉप्ट किया और जिसके चलते उसका सफलता रही। और कटिंग ऑफ एज में जब हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो जनता को फायदा करती है और पुलिस के लिए काम सुगम और सरल कर देता है। सर, आपने कुंभ की बात करी। महाकुंभ 2025 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुंभ 2019 में आपने नेतृत्व प्रदान किया, वहां की सारी व्यवस्थाएं देखी। हम आतुर हैं जानने के लिए कि किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं महाकुंभ के लिए, क्या क्या योजनाएं हैं जो धरातल पर उतारी जा रही हैं, और आपका भी इसमें किस रूप में योगदान अभी तक रहा है सर? महाकुंभ में मुझे मौका मिला था प्रशिक्षण में, पुलिस के प्रशिक्षण में जाने के लिए, या समय समय पर ऑनलाइन में जो रिव्यूज होता है मैं उसमें सहभागिता किया हूँ। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत यहाँ पे काम रहता है, बहुत चुनौतियां पुलिस के लिए रहती है, हर फील्ड में रहती है। सिक्योरिटी की फील्ड में रहती है पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है, सॉफ्ट स्किल के लिए चलती है, बिहेवियर ऑफ पुलिस पर्सनल के लिए रहती है। जो लोगों के लिए, जो यात्री आते हैं उनके लिए सुख सुविधा किस प्रकार थोड़ा हम पहुंचाएं, उनका वेलफेयर कैसे देखें, उसके लिए रहता है। इमरजेंसी नीड्स के लिए रहता है, आपदा प्रबंधन में हम लोगों को क्या तैयारी करनी पड़ती है। बहुत सारे पुलिस के लिए चुनौतियां रहती है। और आई एम श्योर हमारी पुलिस इट इज बीइंग गियर्ड अप कि ये दिस विल राइज टू द ओकेजन। जैसे कि हर बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने समय पर अपना करके दिखाया है। मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ कि इस बार भी अच्छे ढंग से इसको संपन्न किया जाएगा। सर, इतने बड़े मेगा इवेंट की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इतनी ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश है। कुछ ही ऐसे देश हैं जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक होगी। ऐसे में आपने बहुत सारे मेगा इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है सक्सेसफुली। डिफेंस एक्सपो हो, कुंभ हो, आदि आदि तमाम गिनतियां हम कर सकते हैं। इसमें आप किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज डेवलप करते थे, किस तरीके से आपने इनको सकुशल संपन्न कराया सर? देखिए, कोई भी कुंभ मेला तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा अरेंजमेंट है और जिसमें क्राउड मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसको छोड़ के भी कोई भी बड़ा अरेंजमेंट जब होता है हमारा, उसके लिए एक तो मेटिकुलस प्लानिंग, पूरा सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग उसकी सभी पहलुओं को देखकर एक मेटिकुलस प्लानिंग करना आवश्यक है। उसके बाद उसका मेटिकुलस एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन की रेगुलर मॉनिटरिंग, इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हम लोग क्या कर रहे हैं और बेटर क्या कर सकते हैं। हम एआई को इतने में 2019 में इतना इवेंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट किए, तो इस बार और बेटर हम लोग क्या कर सकते हैं। इस प्रकार हर चीज में किस प्रकार हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करें जिससे कि व्यवस्थाएं सुगम हो सकता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट में और हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर तब हम ड्रोन में यूज किए, हम लोग ITMS से अभी कर रहे हैं, तो और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हर चीज में हम लोगों को मेटिकुलसली देखना होगा कि हम लोग कैसे और बेहतर कर सकते हैं। और इसका और कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फोर्सेस, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज, हर चीज का जब ये होगा तो उसका नेट रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनके साथ हम व्यवहार कैसे करते हैं, क्योंकि आप व्यवहार के माध्यम से ही उनको गाइड कर सकते हैं, ट्यूटर कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं और थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ बता सकते हैं, ताकि आप जो कहेंगे वो उस हिसाब से करेंगे और आपका व्यवस्था कभी भंग नहीं होगा। अगर ये ध्यान नहीं रखा गया है तो फिर समस्या होती है। सर, तमाम चीज़ें जो आप बता रहे हैं सर, उसमें एक सिस्टमैटिक और मेटिकुलस अप्रोच जो है वो दिखाई देता है आपके काम करने के तरीके में, जिससे हमें एक एकेडमिशियन की झलक भी आप में दिखाई देती है सर। ह्यूमन राइट्स पर आपका लेख, आपका शोध अद्वितीय रहा है, जिसके लिए आपको गोविंद बल्लभ पंत अवार्ड से नवाजा भी गया है सर। सर, हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे साथियों के लिए क्या आप सरल तरीके से समझा पाएंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या है, इसके क्या आयाम हैं? सबसे पहले तो आपने बताया कि शिक्षा की नीड्स, और
क्योंकि हमारे घर में हमेशा शिक्षा का भी माहौल रहा। आपको शायद पता है कि हमारी धर्मपत्नी जो है प्रोफेसर सुनीता मिश्रा, वो भी इस समय वाइस चांसलर है, पहले प्रोफेसर रहे हैं, और तो निश्चित रूप से घर में पढ़ाई का माहौल तो बना ही रहा। और उसके साथ साथ हमने हमारे जो बेटे हैं सबको पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया कि आगे कैसे उसको बेहतर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग का नॉट ओनली पढ़ाई, मतलब मेरा मीनिंग किताब में सीमित नहीं है, हमें लर्न करना चाहिए लास्ट तक। मुझे याद है जब इंटरनेट नया शुरू हुआ था और 1997-98 में हम लोग नया नया ईमेल सीखे थे, हमारे कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हमसे बात करते रहते थे और थोड़ी बहुत उस पर डिस्कस करते रहते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि उस समय उसके बाद भी लेट एज में उन्होंने सब सीखना शुरू किया और सब बहुत जल्दी से एक्सपर्ट हो गए थे। तो ये सिर्फ हमारे अफसर्स की बात नहीं, हर व्यक्ति के लिए लर्निंग का समय कभी ख़त्म नहीं होता है। आदमी तो मैं मान के चलता हूँ कि लास्ट तक व्यक्ति को सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, ये जो आप सेटअप लगा रहे हैं तो उसके बारे में भी बहुत सारे टेक्निकल बात होती है जो हम लोगों को नहीं पता है। तो हम लोग कुछ ना कुछ नया हमेशा सीखते रहते हैं, और सीखने का प्रयास हमको कभी खत्म नहीं करना चाहिए। आईपीएस अफसरों के लिए भी मेरा यही कहना है और ये मानना है कि एक बार सर्विस में आ जाने के बाद इसको कोई मैंडेटरी तो है नहीं कि आपको जो है कुछ और अधिक से अधिक एक्वायर करना है एजुकेशनल नॉलेज और ये, लेकिन इसको करना आवश्यक है। मुझे ये लगता है नॉट ओनली प्रोफेशनल नॉलेज या रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो मैंडेटरी होती है, उसको छोड़ के भी खुद अपने इंटरेस्ट जो अच्छा लगता है उसको अधिक से अधिक लर्न करे, और ताकि वो एक फुल फ्लेश्ड पर्सनैलिटी उसकी डेवलप करेगा। सर, जैसा आपने कहा स्किल अपग्रेडेशन पर आपका हमेशा से जोर रहा है, कुछ ना कुछ नए सीखने की जो तलब है वो कभी समाप्त नहीं हुई है और न कभी होगी। सर, जो यंग आईपीएस ऑफिसर्स हैं और या फिर जो पुलिस में आना चाहते हैं, ऐसा कौन सा एक स्किल है अगर आपको बताना हो, या ऐसा कोई एक आयाम जिस पर उनको काम करना चाहिए सफल होने के लिए? अब शुरू में मैंने बताया, देखिए अगर व्यक्ति अपना चॉइस का फील्ड को चुन ले और जिसमें उसको पसंद है उसी फील्ड में अगर वो अधिक से अधिक नॉलेज एक्वायर करे तो वो जीवन में सक्सेस करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि किसी भी फील्ड को चुने तो उसमें एक्सेल करने के लिए, उत्कर्षता के लिए प्रयास करना आवश्यक है, तभी वो करेगा। चाहे वो सिविल सर्विस आना चाहे वो टेक्नोलॉजी में जाना चाहे वो म्यूजिक फील्ड में जाना चाहे या चाहे खेल में जाना चाहे, किसी भी फील्ड, ऑल फील्ड्स आर इक्वली गुड, लेकिन उसमें उसको एक्सेल करना अत्यंत आवश्यक है, तभी वो जीवन में सक्सेसफुल हो पाएगा। और सेकेंडली, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको नहीं भूलना चाहिए कि आपका जो ह्यूमन एटीट्यूड है वो कभी आपको खोना नहीं चाहिए। वही मानवाधिकार है, आप मानवाधिकार की बात कर रहे थे, जो मेरी शोध है भारतीय संस्कृति में मानवाधिकार के बारे में। उसमें बेसिक थ्रस्ट यही है, जैसे कहा जाता है कि 1215 एडी में ही मानवाधिकार का प्रारंभ हुआ है विश्व में मैग्ना कार्टा के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने शोध में ये दिखाना चाहता था कि भारतीय संस्कृति में मानवाधिकार सदियों से है और उसमें एक कर्तव्य के रूप से उसको अवधारित किया गया है, दूसरे पक्ष का कर्तव्य के रूप में अवधारित किया गया है। अभी हम लोग इसको अधिकार के रूप में ट्रीट करते हैं, पहले उसका अपोजिट साइड का कर्तव्य के रूप में अवधारित था। तो यही उसमें फर्क है, ये समझने की बात है। सर, आपको जैसा आपने बताया सर, पढ़ने लिखने का शौक है। जो लोग लिखने का शौक रखते हैं वो पढ़ने का शौक भी रखते हैं। ऐसी कौन सी किताबें हैं सर जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे फॉर ऑल आवर लिसनर्स? अभी तो ऐसे बहुत स्पेसिफिक नहीं, मैंने कहा ना जिस फील्ड में जिसकी पसंद है उसी फील्ड से ही पढ़े, उसी फील्ड में चुने। आजकल तो बटन प्रेस में आपके पास नॉलेज का भंडार है। बिना मुझे मेरे बेटा ने बताया था, वो इंजीनियरिंग करने के समय कि उसका एक दोस्त था, बहुत अच्छा पढ़ता था, वो कोई किताब नहीं पढ़ता था, वो सिर्फ गूगल से पढ़ता था और वो इतना अच्छा करता था, उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, वो बताया था। तो ये भी एक लर्निंग था मुझे कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बुक्स पर्टिकुलरली नहीं पढ़ता था लेकिन पढ़ाई खूब करता था। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मैं नहीं बताना चाहूँगा। देयर आर सो मेनी गुड बुक्स, जिसका अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़े अपना चाहे, लेकिन सभी व्यक्तियों को भारत के संस्कृति, भारत के सभ्यता, भारत के जो रिच कल्चर, इसके बारे में सबको जानना चाहिए। सर, आप एक अच्छे पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं। एक पहलू ये भी है आपका। कैसे सर पुलिस
के जो आपके पुलिसिंग के जो अनुभव रहे हैं उसने आपको आध्यात्म की ओर भेजा, प्रेरित किया उस तरफ जाने के लिए, और कैसे आध्यात्म से सीखी हुई चीजें आपने पुलिसिंग में अप्लाई करने का प्रयास किया? अरे हमारे अगर वैसे कहें तो आप प्राचीन काल से जितना हमारे संस्कृति वर्षे से सभी में तो पुलिसिंग झलकता है। विनाशाय चतुष्टयम् कैसे आया शब्द, वहां से वसुधैव कुटुंबकम कैसे आया, ये भी ह्यूमन राइट्स का ही पार्ट है। तो ऐसे हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कैसे आया। ये सब शब्द तो हमारे लिए एक एक आइडियल है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आने के बाद मैंने महसूस किया है हमारे फोर्स के 90% लोग अत्यंत धार्मिक हैं। वो अपने अपने विचारधारा, अपने फेथ के हिसाब से वो अपना ये करते हैं, और उनको यही है कि परमात्मा का कुछ एक सत्ता है जो हम लोगों को सही रास्ते में गाइड करता रहता है, और इसीलिए गलत काम नहीं करेंगे, गलत काल की तरफ नहीं जाएंगे, तो ये प्रोफेशनली हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और पब्लिक में भी इसकी बड़ी सराहना की जाती है। तो ये तो एक पर्सनल अनुभव है मेरा। व्यक्ति का धार्मिक होना, उसकी निजी होना या ना होना, उसका निजी चॉइस है। लेकिन मुझे जो महसूस किया है मैंने यहाँ पर फोर्स में, वही मैं आपको बता रहा हूँ। सर सक्सेस हमेशा नहीं होती सर। जीवन में कई सारे चुनौतियां आपने देखी, कई फेलियर्स भी हुए होंगे। ऐसे समय में, ऐसी कठिन परिस्थितियों में आपने अपनी प्रेरणा का स्रोत कहाँ पाया? अब देखिए, एक तो जैसे आपने कहा कि आप अगर भगवत विश्वासी है, लगता है कि हाँ, जिस प्रकार एक तूफान कभी आता है और चला जाता है, हमेशा कोई तूफान नहीं बना रहता है, तो आएगा चला भी जाएगा। आपको धीरज रखना है, धैर्य रखना है उस समय के लिए। और उसके साथ साथ अगर आपके फैमिली आपके सपोर्ट में है, आपके फ्रेंड्स आपके सपोर्ट में है, और अगर इन ए प्रोफेशनल वर्ल्ड अगर आपका प्रोफेशनल कोलीग्स आपके सपोर्ट में है, तो निश्चित रूप से आप उसको ओवरकम कर जाएंगे। सर, इसके बाद की आपकी क्या योजना है? अब वो समय बताएगा, और कि कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कार्य जरूर करेंगे। सर एक चीज जानने के लिए की बहुत इच्छा है मेरी। अगर श्री एस.एन. साबत पुलिस अधिकारी ना होते तो वो क्या होते? मैं यूजीसी रिसर्च फेलो था। मैं कर रहा था बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, मेरी पीएचडी हो रही थी, तो मैं उसी फील्ड में रहता और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बनता। साक्षात्कार समाप्ति की ओर है। हम इस संवाद को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। आपके समय के लिए हम बहुत आभारी हैं सर। एक रोचक बात और सर आपके बारे में हमें जानने के लिए मिली कि आपने फ्रेंच भाषा में एडवांस डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो सर, कुछ शब्द फ्लू, ए एंड वो, और भी बहुत कुछ है आगे। थैंक यू सो मच सर। हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की ओर से सर। बहुत धन्यवाद आपको, मुझे आपने मौका दिया। और रवीना, आपने बहुत सारे प्रश्न पूछा और मुझे नहीं पता कि मैं किस प्रकार उसका आंसर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग इससे प्रेरित होंगे और उनको अच्छा लगेगा। मुझे मौका देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और के डीजीपी, उनके पूरे टीम और रवीना, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस पॉडकास्ट को पूरा देखने के लिए आप उत्तर प्रदेश पुलिस के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, और ऐसे तमाम एपिसोड्स जो भविष्य में आएंगे उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अपने विचार हमसे कमेंट बॉक्स पर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।